नाज़रीन, चाइना में जो मुलाकातें हुई हैं, अब वो मैसेजेस जो है वो अरब्स के साथ डिलीवर किए जा रहे हैं, अरब्स के साथ मुलाकातें की जा रही हैं, और इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है कि वो लिंक हो रही है चीजें, क्योंकि अरब्स की कोई नुमाइंदगी वहां पर नहीं थी और अब अरब्स तक ये बातें जब पहुंचाई जा रही हैं। देखिए, चाइना जो है वो ये वीक ज़ाहिर है कि गैर मामूली वीक था, शो ऑफ द सेंचुरी था। तो चाइना ने जो टेक्नोलॉजी, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जो लेटेस्ट जिस सिस्टम्स के साथ वो सामने आए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सामने आए हैं, जितनी टेक्नोलॉजी, जितने वेपन्स उन्होंने दिखा दिए हैं, उसके साथ पूरी दुनिया हिल गई है। ये बात तो बिल्कुल तय है कि दुनिया हिल गई है जो कुछ चाइना ने दिखा दिया है, क्योंकि इससे पहले ये चीजें चाइना की जानिब से नहीं दिखाई गई थी। जो मिसाइल्स वो लेकर आए हैं, जो ड्रोन्स वो लेकर आए हैं, जो टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स और फाइटर जेट्स, मतलब अमेरिका है, अमेरिका के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। अब उसके मुकाबले के या शायद उनसे भी बेहतर चाइना दुनिया के सामने लेकर आ गया है। लेकिन इसके साथ कल से एक और सवाल भी घूम रहा है, और वो ये है कि क्या ये चाइना ने अपनी सारी टेक्नोलॉजी दिखा दी है, या इसके पीछे कुछ और भी अभी बचा हुआ है जो अभी चाइना ने दिखाया नहीं है। यानी जितना दिखा दिया है उससे तो दुनिया हिली हुई है। अभी जैसे वो DF सीरीज है कि वो प्लेनेट के ऊपर किसी भी कोने को जाकर वो मिसाइल जब वो हिट कर सकते हैं। तो ये पहले एक रहता तो था खबरों में आगे पीछे के इंटेलिजेंस मालूमात कि अच्छा उनके पास ये हैं, लेकिन अब वो सामने लेकर आ गए, तो इससे दुनिया हिली हुई है। लेकिन क्या पीछे भी कुछ मजीद है जिसको अभी चाइना नहीं दिखा रहा? तो देखिए, सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है, दुनिया के पास दूसरा ऑप्शन खत्म हो जाता है। और सोवियत यूनियन भी अगर आप देखें तो वो, अगर हम इन कंपैरिजन चाइना देखते हैं तो सोवियत यूनियन यानी चाइना के मुकाबले में वो इतनी पावर नहीं रखता था अमेरिका से लड़ने के लिए। चाइना ज्यादा विजडम के साथ है, चाइना की इकोनॉमी सोवियत यूनियन से बहुत बड़ी है, चाइना इनोवेशंस का जो वो मरकज है, फिर चाइना को इत्तेहादियों की कमी कोई नहीं है। सोवियत यूनियन तो उसका भी एक जो इमेज था, ज़ाहिर है कि वो भी जंगों में इन्वॉल्व रहा आखिर वक्त में, और उसकी कोई अमेरिका से जंग नहीं हुई कि वो कोलैप्स हुआ, बल्कि वो अफगानिस्तान में उसने अपने आप को एंगेज कर लिया। हालांकि उससे पहले जो अमेरिका ने इतना बड़ा डिजास्टर किया अपनी फौजें वियतनाम में भेजकर, इतना बड़ा डिजास्टर था, तो वो कवर अप उन्होंने किया। अगर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर हमला ना करता तो जो वियतनाम में शिकस्त तो हो चुकी थी, पता नहीं उसका नतीजा क्या निकलता, लेकिन वो कवर अप हो गया क्योंकि ये अफगानिस्तान। तो चाइना तो किसी जगह पर नहीं है, चाइना तो कोई जंग नहीं छेड़ रहा, तो ना उसको इत्तेहादियों की कमी है, ना उसका बैकग्राउंड जो जंगों वाला है, ना उसकी इंटेंशन जंगे हैं, इकोनॉमी उसकी सेकंड लार्जेस्ट है, वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। और उसकी अच्छा, इवन जो अभी ताजा तरीन सर्वे हुआ, ट्रंप से भी ज्यादा पॉपुलर प्रेसिडेंट शी हो चुके हैं, ठीक है। चाइना के सदर जो हैं वो ट्रंप से भी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी रियलिटी जो है वो दुनिया में अब उभर चुकी है। अब हर कौम को रिस्पॉन्ड करना है कि वो इस नई रियलिटी की तरफ कैसे देखते हैं। उनको अब चाइना की तरफ जाना ही जाना है, अगर अमेरिका के साथ उनके मामला चल नहीं रहे, क्योंकि पहले तो ऑप्शन कोई नहीं था। तो उसमें सबसे बढ़कर मिडिल ईस्ट है, सबसे बढ़कर अरब्स हैं। ये हो नहीं सकता कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिस्कस हो रहा और मिडिल ईस्ट डिस्कस ना हुआ हो। तो ये पसे पर्दा कुछ ना कुछ बहुत गैर मामूली चल रहा है। पहले टर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो वहां से कॉल करते हैं अरब्स को, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, इन मुल्कों को जो है वो कॉल की जाती है। अब यानी कि जो दूसरी नेशन पर्शियंस वहां पर मौजूद थे वो अब जो है वो राब्ते कर रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं। बड़ी गैर मामूली बात है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल एक नया चैप्टर। उधर वो कह रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड खत्म कर देंगे, इधर चाइना का राइज वो हो चुका है। अच्छा जी, नॉर्थ कोरिया ने ऐलान कर दिया है कि हम तो मजीद फौजें भेजेंगे रशिया की मदद के लिए। कितनी बड़ी ये बात है, नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हम मजीद फौजें रशिया के लिए भेजेंगे और पूरी तरह से हम साथ खड़े हैं। रशिया के खिलाफ उठने वाला हर कदम को हम ऐसे ही समझेंगे कि वो कदम हमारे खिलाफ उठाया गया है। ये नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग अन ने जब प्लेस कर दिया है, और वहां पर कोalition ऑफ विलिंग की आज मीटिंग हो रही है, जिसके बाद उन्होंने ट्रंप को कॉल करनी है और वो पता नहीं क्या वहां पर फैसला करते हैं। और चाइना ने कहा है कि हम क्यूबा और वेनेजुएला के साथ खड़े हैं पूरी तरह से, वेनेजुएला और क्यूबा। तो यहां पर अगर आप देखें तो दो बड़ों की लड़ाई है, और अमेरिका जो है वो चाइना के गिर्द घेरा तंग कर रहा है, अपनी जो अस्करी घेराव है वो चाइना के गिर्द कर रहा है, और उसके जवाब में चाइना अब अमेरिका को घेर रहा है। लैटिन अमेरिका में, क्यूबा में अब ज़ाहिर है कि उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, और इवन जो अफ्रीका की कोस्टल लाइन है जो अटलांटिक वाली है, वहां पर वो बेसिस बनाने के लिए काफी ज्यादा वहां पर उनके प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं। तो चाइना इंटरेस्टेड नहीं है एक्सपेंशन में, अमेरिका को घेरने में, लेकिन जब वो आपको घेरने आ रहे हैं तो फिर आपको जवाबी इकदाम उठाना पड़ेंगे। तो ये दो बड़ों की लड़ाई है, लेकिन फिर नीचे कहीं वेनेजुएला आपको नजर आएगा, कहीं मिडिल ईस्ट नजर आएगा, कहीं साउथ एशिया नजर आएगा, कहीं जो है वो साउथ ईस्ट एशिया जो नजर आएगा, कहीं सेंट्रल एशिया में कोई लड़ाई आपको नजर आएगी। तो ये नीचे बहुत सारे थिएटर्स हैं, लेकिन ऊपर ये दो बड़ों की लड़ाई है। और इसमें जो और बड़ा वाकया हुआ है, बहुत बड़ा वाकया है, आसियान के जो ममालिक हैं यानी साउथ ईस्ट एशिया वाले, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बहुत ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस है। यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तो इनके बगैर मामला चल ही नहीं सकता है। तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो शरीक थे। अब उन्होंने भी कहा है कि आसियान जो है वो एससीओ के मेंबर बने, तमाम आसियान कंट्रीज जो हैं वो एससीओ के मेंबर बनने चाहिए। तो आप देखिए, चाइना को वो घेरना चाह रहे थे, सेंट्रल एशिया चाइना का इत्तेहादी,
साउथ एशिया तमाम ममालिक चाइना के इत्तेहादी, साउथ ईस्ट एशिया चाइना का इत्तेहादी, अफ्रीका चाइना का इत्तेहादी, लैटिन अमेरिका चाइना का इत्तेहादी, दरमियान में फैसला होना है मिडिल ईस्ट का। मिडिल ईस्ट में ईरान तो है चाइना का इत्तेहादी, और टर्की पहला उसका विजिट हुआ है, देखते हैं उनके मामला आगे कैसे चलते हैं, और मिस्र जो है वो भी चाइना की तरफ बढ़ रहा है। अब मिडिल ईस्ट का फैसला ओवरऑल यानी कि खलीजी रियासतों ने फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है, ठीक है ना। ये इस तरह से मामला चल रहे हैं, और इसी में अब गजा, इसी में फलस्तीन, इसी में मामला देखे जाएंगे। अच्छा जी, अब ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो चाइना से पहुंचे हैं, कहां पर, वो पहुंचे हैं कतर, और अमीर कतर के साथ जो है वो उनकी मुलाकात हो रही है। और गैर मामूली ये सारे इकदाम हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यहां, और ईरान के सदर का जो मैसेज है उन्होंने कन्वे किया है अमीर कतर को। तो ये हो नहीं सकता है कि चाइना में मिडिल ईस्ट डिस्कस ना हुआ हो, चाइना के अंदर जब वो गजा फलस्तीन डिस्कस ना हुआ हो, सीरिया डिस्कस ना हुआ हो, प्यूटन है, उर्दगान है, ईरान है, तो ये हो नहीं सकता कि ये सारी चीजें डिस्कस ना हुई हो, और तभी तो राब्ते हुए और तभी तो ये मुलाकातें हो रही हैं। तो कुछ ना कुछ बिहाइंड द क्लोज डोर जो है वो चल रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमीर कतर के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। यानी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आकर कतर के फॉरेन मिनिस्टर से नहीं, अमीर कतर के साथ उनकी मुलाकात हुई है। और अमीर कतर जो है उनको एक वर्बल मैसेज है वो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का पहुंचाया गया है रीजनल सिचुएशन के बारे में, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले दिनों में ये चीजें आ जाएंगी कि चाइना में क्या डिस्कस हुआ है मिडिल ईस्ट के हवाले से। लेकिन ये हो नहीं सकता कि वहां पर आप वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें और उसमें फलस्तीन का तज़किरा ना हो, उसके अंदर मिडिल ईस्ट का तज़किरा ना हो। तो एशियन सेंचुरी, चाइना का राइज, चाइना के ये लेटेस्ट वेपन्स और टेक्नोलॉजी। देखिए, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप चाइना से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं। अब सिर्फ आपको अमेरिका पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये चीज है ना, सब चीजें जो बदल के रख देगी। अच्छा जी, इसी दरमियान ईरान कह रहा है कि हम पूरे तरीके से जो तैयार हैं, और ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस कह रही हैं कि आवर फोर्सेस जो है वो ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर हुई हैं, जो जंग हुई है इसराइल के साथ उसके बाद ज्यादा ताकतवर हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और इसराइल जो है वो ईरान को अंदर से अनरेस्ट करने के लिए इन्फ्लेम द एटमोस्फेयर इनसाइड ईरान, बहुत सारे ऐसे इकदाम उठा रहा है कि अंदर से जब ईरान को डिस्टेबलाइज किया जाए। इजरायली सिंगर जो है, वैसे वो फ्रेंच सिंगर हैं, लेकिन प्रो इजराइल उनका स्टांस है फ्रेंच सिंगर, लेकिन प्रो इजराइल स्टांस की वजह से टर्की ने उनका जो कंसर्ट है वो बैन कर दिया है। टर्की बैन्स कंसर्ट ऑफ फ्रेंच सिंगर ओवर प्रो इजराइल स्टांस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो टर्की भी काफी इकदाम उठा रहा है। नॉर्वे और अमेरिका का फड्डा पड़ा हुआ है, क्योंकि नॉर्वे ने एक बहुत बोल्ड स्टेप उठाया। नॉर्वे ने अमेरिकन कंपनी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल ली जो इजराइल की मदद कर रही थी। इजरायली कंपनी नहीं, अमेरिकन। यूएस स्लैम्स नॉर्वे फंड ओवर कैटरपिलर डाइवेस्टमेंट टायर टू इजराइल। वो फड्डा प्रॉपर वहां पर नॉर्वे और अमेरिका का पड़ा हुआ। मामूली बात नहीं है कि नॉर्वे ने फिलिस्तीन के लिए अमेरिका से जो फड्डा ले लिया है। फिर वहां पर ट्रंप को एक और शिकस्त हुई है अमेरिका में। एक तो टैरिफ जो है उसमें अदालत का फैसला ट्रंप के खिलाफ आया, वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन एक और फैसला आ गया, जो यूनिवर्सिटीज के खिलाफ कैंपेन चल रही थी और पूरी ताकत का इस्तेमाल ट्रंप इंतजामिया ने किया, वीजे रिवोक किए, गिरफ्तारियां हुई, मतलब जितनी ताकत इस्तेमाल हो सकती थी उन्होंने की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ सबसे ज्यादा कैंपेन चल रही, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अदालत में जाकर वो बैटल भी जीत ली है। ट्रंप के पास जो सबसे बड़ा वेपन था वो ये था कि $2 बिलियन का जो रिसर्च फंड था उसको सस्पेंड कर दिया था ट्रंप इंतजामिया ने। तो हार्वर्ड ने कोर्ट में जाकर वो जो है रिवर्स करवा लिया। हार्वर्ड विंस कोर्ट बैटल ओवर $2 बिलियन रिसर्च ग्रांट सस्पेंशन, ठीक है ना। अब वो यानी ट्रंप इंतजामिया उसमें भी फंस गई है। वो जो फैसले कर रहे हैं वो अदालतें जब उसको रिवर्स करती चली जा रही है। तो यहां पर भी ये सारी कैंपेन चल रही थी कि फलस्तीन के हवाले से कोई आवाज ना उठाई जाए, और फंडिंग कट करके सबसे ज्यादा था कि उनको यूनिवर्सिटीज को प्रेशराइज किया जा सके। तो वो फंडिंग वाला मामला भी, तो ये भी काफी ट्रंप को बड़ी शिकस्त हुई है। अच्छा, इसी दरमियान जब वो हैरड्स ने एक आर्टिकल लिखा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हैरड्स ये कह रहा है कि कैसे इजराइल जो है वो पॉइंट ऑफ कोलैप्स को पहुंच रहा है, ठीक है ना। ये बहुत ही गैर मामूली है, हर तरफ डिस्कस हो रहा है। तो हैरड्स कह रहा है इजराइल हेडेड आइज ओपन टुवर्ड डिजास्टर, खुली आंखों के साथ इजराइल जब वो डिजास्टर की तरफ जब बढ़ रहा है, बहुत बड़ी तबाही की तरफ इजराइल जब बढ़ रहा है। हैरड्स ने जब वो स्टॉक वार्निंग जारी की है कि इजरायली ऑक्यूपेशन जो है विद ओपन आइज टुवर्ड डिजास्टर की तरफ जा रही है, और ये डे बाय डे ये डिजास्टर जो है वो और ये जो नुकसान है, जो डैमेज है वो गहरा होता चला जा रहा है। और अब 2 साल तकरीबन जो है वो पूरे हो चुके हैं। हैरड्स ने ये आर्ग्यू किया कि जो इजरायली लीडरशिप की जानिब से गोल्स डिक्लेयर किए गए थे, टू डिफीटिंग हमास, रिस्टोरिंग सिक्योरिटी कंट्रोल एंड ब्रिंगिंग बैक द कैप्टिव्स, हैव लॉस्ट द मीनिंग। ये तो अब अपने मानी ही खो चुके हैं। ना वो हमास को शिकस्त दे सके हैं, ना कोई स्टेबिलिटी ला सके हैं, और ना ही कैप्टिव्स को वापस ला सके हैं। और इवन माउंटेन डिस्ट्रक्शन एंड ह्यूमन सफरिंग्स हो रही हैं, लेकिन कामयाबी हासिल कोई नहीं हुई है। और फिर वो आगे उन्होंने बहुत सारे नए इंकशाफात किए हैं। कंट्रोवर्शियल जो चीजें हैं यानी वॉर क्राइम से रिलेटेड, वो भी उन्होंने रख दी हैं। एक उरीवा फोर्स है इजराइल की, ये
किस तरह से इजरायली जो फौजी हैं उनको टनल्स में भेज रही है, बूबी ट्रैप बिल्डिंग्स में भेज रही है, जिससे शदीद तरीन इजरायली फौजियों का जानी नुकसान हो रहा है। और ये फोर्स जो है वो फलस्तीनियों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर रही है, ये भी हैरर्स ने लिख दिया। और आप जरा अंदाजा करें कि इजराइल इल्जाम फलस्तीनियों पर लगाता था कि ये ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब हैरर्स लिख रही है कि नहीं, इजराइल जो है इस्तेमाल कर रहा है। तो ये असल बहुत बार ऐसा साबित हुआ है कि जो इजराइल इल्जाम दूसरों पर लगाता है असल में वो खुद कर रहा होता है। जैसे ईरान पर यह इल्जाम था कि जी ये तो इन्होंने अपने जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया हुआ है सिविलियन एरियाज में, हमास को जैसे वो इल्जाम लगाते हैं। तो बाद में पता चला जब ईरान ने हमले किए तो इनका जो सारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर निकला। ये पहली बार दुनिया के सामने ये आया। तो ह्यूमन शील्ड असल में इजराइल जब इस्तेमाल कर रहा है, यानी वो ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा जुल्म करने के बावजूद इजराइल को कोई गेन हासिल नहीं हो रहा है। और इजरायली जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो ये जानते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं द लिमिट्स ऑफ द वॉर, कि उनके पास वो अल्टीमेट पावर नहीं है जिसको वो डिक्लेयर करते हैं। उनको पता है कि देयर आर लिमिटेशंस, लेकिन वो ट्रूथफुली इजरायली सेटलर के सामने ये हकीकत रखने में नाकाम हुए हैं। उन्होंने जानबूझकर ये हकीकत छुपाई है कि जो हम डिक्लेयर करते हैं वो अचीव नहीं किया जा सकता है। और एवरी ब्रांच जो है इजरायली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की वो ये कह चुकी है कि सीज फायर कर लेना यही इजराइल के मफाद में है। इवन अगर पार्शल डील भी करना पड़ जाए तो भी ये है मफाद में है। और सब ने ये कहा है कि अगर जंग जारी रहती है तो हैवी कॉस्ट जो है उठाना पड़ेगी, इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ सोल्जर्स एंड कैप्टिव्स। इजरायली मजीद फौजी मारे जाएंगे और कैप्टिव्स भी उसके अंदर जब मारे जाएंगे। और एग्जॉस्ट हो चुकी है मिलिट्री, और रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है, और रिस्क ऑफ इनडेफिनिट मिलिट्री रूल इन गाजा। तो जैसे जर्मनी ने जो बैन लगाया है उस पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजरायली टैंक्स और ड्रोन्स है वो जिस तरह से नकारा हो चुके हैं। फिर वो लिख रहे हैं कि नेतन्याहू का जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है वो प्रायोरिटी है ओवर स्ट्रेटेजी, यानी रियलिटी को इग्नोर करते हुए वो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए जो इकदाम जरूरी है वो कर रहा है। द नीड टू एंड दिस वॉर, इट्स हर्टिंग इजराइल, हैरर्स लिख रहा है। और आखिरी हेडलाइन हैरर्स ने जो लिखी, वैसे लंबा चौड़ा आर्टिकल है लेकिन हमने मुख्तसरन आपके सामने रखा है कि जो इमेजेस गजा से सामने आ रही हैं, जो वीडियोस सामने आ रही हैं, तो बहुत बुरे तरीके से इजराइल की जो रेपुटेशन है वो वेस्ट के अंदर डिस्ट्रॉय हो रही है। इट्स डिसीजंस आर बीइंग मेड इन यरूशलेम विदाउट सीरियस और रिस्पॉन्सिबल फाउंडेशंस। इसके जो सारे फैसले हैं वो रियलिटीज को देखे बगैर, रिस्पॉन्सिबल फाउंडेशंस को देखे बगैर कि भाई कोई ये इस फैसले की कोई बुनियाद भी है या बस हवा में किए जा रहे हैं। तो ये हैरर्स ने लिखा है कि पॉइंट ऑफ कोलैप्स को और डिजास्टर की तरफ जब इजराइल बढ़ रहा है। फिर अल जजीरा का एक एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूं, इजरायलियों के साथ क्या हो रहा है जब ये बैरूनी ममालिक जब ट्रैवल कर रहे हैं तो इनके साथ क्या हो रहा है। इजरायली डू नॉट फील इफेक्टिव बैन्स एंड बायकॉट्स इन देयर पॉकेट्स येट। इजरायली जो है स्पेशली जो एकेडमिया के इनके लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी है और बाकी इलीट है, दे आर रियली अफ्रेड, बहुत ज्यादा वो डरे हुए हैं अबाउट द बायकॉट्स अगेंस्ट इजराइल। और वो कहते हैं कि जब वो इजरायली पासपोर्ट को शो करते हैं, दिखाना पड़ता है ज़ाहिर है, तो यू हैव टू अपोलोजाइज एंड टू से आई रिग्रेट माई गवर्नमेंट पॉलिसी। जहां जहां पर पासपोर्ट वो सामने रखते हैं साथ उनको यह जुमला भी बोलना पड़ता है कि हम अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी से एग्री नहीं करते। ये आज तक उनको नहीं बोलना पड़ा। आई नो दैट वी आर कमिटिंग वॉर क्राइम्स, ये वो कहते हैं हर जगह पर जहां जहां पर पासपोर्ट जो है शो करना पड़ता है। पीपल जो है इजरायली सेटलर जो है वो अब कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे ट्रैवलिंग में, एंड जो एकेडमिक्स हैं आर कंप्लेनिंग कि फंड्स आर नॉट कमिंग, क्योंकि बहुत सारे फंड जब वो जंग में लगा रहे हैं और फिर एकेडमिया को बायकॉट्स का सामना है, ठीक है ना। यानी किसी कॉन्फ्रेंस है उसमें इजरायली आ रहा है तो वो कह रहे हैं भाई इजरायली नहीं चलेगा, इसको निकालें नहीं तो कॉन्फ्रेंस कैंसिल, तो उनके साथ ये हो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद 1/3 ऑफ इजरायली सपोर्ट जो है वो करते हैं, नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं। 1/3 इजरायली जो पॉपुलेशन है वो अभी भी नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं। दे एक्चुअली इवन बाय द नैरेटिव, वो जो सारा नैरेटिव है उसको भी बाय करते हैं। और आखिर में वो लिखते हैं कि बहुत सारी तब्दीली तो आ चुकी है लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका है जो नेतन्याहू को सपोर्ट करता है। आखिरी तब्दीली क्या चाहिए? वंस इट विल हिट देयर बैंक अकाउंट, जब ये जो बायकॉट्स हैं, जब सैंक्शंस हैं, जब बाकी इकदामात हैं, जब उनके बैंक अकाउंट्स को हिट करेंगे, वंस दे विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल, जब उनके पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, मे बी देन बैन्स, बायकॉट्स एंड सैंक्शंस विल बी इफेक्टिव। जब उनके बैंक अकाउंट्स फारिग, जब उनके पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस, तो ये वो लम्हा होगा जो बिल्कुल एक आखिरी इकदाम होगा और ये बहुत बड़ी तब्दीली इजराइल के अंदर ले आएगा। अभी उनको बहुत सारा मसला तो है कि वो पासपोर्ट शो करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये वाली जब सैंक्शंस लगेंगी और आने वाले दिनों में लगनी है जिस तरफ मामला जब वो बढ़ रहे हैं। और एनबीसी लिख रहा है इजराइल के हवाले से, नेतन्याहू प्रोलॉन्ग्स द वॉर टू इंश्योर हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल। ये एनबीसी अमेरिकन मीडिया लिख रहा है।
اور اسرائیلی ریزرو سولجرز کو وہ کوٹ کر رہا ہے. اسرائیلی ریزرو سولجرز کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل جانا پسند کریں گے اوور پارٹیسپیٹنگ ان اٹیک آن دا سٹی آف غزہ, بجائے کہ ہم غزہ سٹی پر اٹیک کریں ہم جیل جائیں, یہ زیادہ بہتر ہے. یہ اوورال اسرائیلی فوج کا مرال ہے. تو یہ تو ریجن میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. عالمی سطح کے اوپر بھی ایک بھرپور یعنی کہ صورتحال خراب ہے اور جنگوں اور سارا معاملہ چل رہا ہے. چائنا کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیوبا کے ساتھ کھڑے ہیں پوری طرح سے, اور وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کیوبا کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں اس میں ہم مکمل سپورٹ کرتے ہیں. پریزیڈنٹ شی جن پنگ ری افرمز چائنا سپورٹ فار کیوبا امڈ یو ایس سینکشنز. چائنا اور کیوبا نے نیو ایگریمنٹ سائن کیے ہیں جس میں وہ ٹریڈ, ٹیکنالوجی اور سیکورٹی جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. دیکھیں میں نے کہا کہ چائنا کیا ان قوموں کو ریسکیو کرنے کے لیے آئے گا. برازیل کے اوپر ٹیرف ہیں, کیوبا کے اوپر سینکشنز ہیں, ایران کے اوپر سینکشنز ہیں, اور باقی سب کے اوپر سینکشنز ہیں. تو اگر سینکشن کا کیا مطلب ہے, وہ ٹریڈ نہیں کر سکتے, ان کی اکانومی گرو نہیں کر سکتی. تو اگر چائنا ان کو ٹیکنالوجی دے, اپنی اکانومی میں ان کو شیئر دے, ان کے ساتھ ٹریڈ کرے, تو ان کا سروائیول ممکن ہے نا. جیسے ایران کا اگر آئل خریدنا بند کر دے چائنا تو شاید ایران کا سروائیول اس طرح سے نہ ہو سکے. اگر رشیا سے آئل خریدنا بند کر دے چائنا تو شاید رشیا کا اس طرح سے سروائیول نہ ہو سکے. تو چائنا نے ریسکیو کرنے کے لیے آنا ہے. تو اب امریکہ کے دروازے کے اوپر ایک بہت بڑا ملک, بہت چھوٹا ملک ہے لیکن بہادری کے حوالے سے بہت بڑا ملک ہے. تو 50 سال سے سینکشنز کیوبا کے اوپر لگی ہوئی ہیں, ابھی تک وہ جھکے نہیں ہیں. تو اب چائنا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نئے ایگریمنٹ سائن کر لیے ہیں. یہ بڑا غیر معمولی ہے کیونکہ بالکل امریکہ کے دروازے کے اوپر ہے کیوبا. تو ادھر امریکہ جو ہے وہ چائنا کو گھیرے میں لے رہا ہے, اور اب چائنا کھل کر جو ہے وہ ان کے ارد گرد جب اپنی انفلوئنس جب بڑھا رہا ہے اور ان قوموں کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ رہا ہے. اور وینزویلا کے انہوں نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے. نارتھ کوریا کہہ رہا ہے کہ ہم تو مزید فوجیں بھیجیں گے رشیا کے لیے, اور مکمل سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں. نارتھ کوریا پلیج فل سپورٹ فار رشیا, سیمنٹس نارتھ کوریا اینڈ رشیا پارٹنرشپ, مزید اس کو گہرا اور طاقتور بنایا. پیوٹن اور کم جونگ کی ملاقات ہوئی ہے. اچھا اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے, پیوٹن اور کم جونگ کی ملاقات ہوئی, پھر ٹرائی لیٹرل ملاقات ہوئی پیوٹن, کم جونگ اور پریزیڈنٹ شی کی. چینی صدر پیوٹن اور کم جونگ کی ٹرائی لیٹرل میٹنگ بھی ہوئی ہے. کم جونگ کی چائنا کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی, پھر کم جونگ کی پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ٹرائی لیٹرل ملاقات ہوئی. تو اس میں انہوں نے بہت سارے فیصلے کیے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم مزید فوجیں بھیجیں گے. اس سے پہلے خبر کے مطابق کوئی 2000 کے قریب نارتھ کوریا کے فوجی مارے گئے وہاں پر. 2000 یہ بڑے نمبرز ہیں. اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید فوجیں جب وہاں پر بھیجیں گے. یہ سپورٹ, یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ کیسے یہ تمام ممالک اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ سب کی ایک کامن وار ہے اور سب کی کامن ڈیسٹینیشن ہے. انہوں نے کہا کہ ہر وہ قدم جو رشیا کے خلاف بڑھے گا اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے خلاف بڑھا ہے. اور رپورٹ کے مطابق یہ اس سارے سمٹ میں کم جونگ کے اوپر دنیا کے بہت زیادہ نظریں لگی ہوئی تھی, یعنی کوریج جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے کم جونگ ان کے وزٹ کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, کیا معاہدے کر رہے ہیں. اور ڈپلائڈ تھاؤزنڈز مور, ہزاروں مزید فوجی جو ہے وہ ہم وہاں پر ڈپلائے کرنے جا رہے ہیں, یہ نارتھ کوریا کہہ رہا ہے. تو یہ جناب علی اس وقت کی صورتحال ہے, اور وہاں پر یورپینز ملاقات کر رہے ہیں, اور پیوٹن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کامیاب نہیں ہوتا, جو کہ ظاہر نہیں ہوگا, تو ہم اپنی جنگ جب جاری رکھیں گے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے, کافی ولیٹائل صورتحال ہے, اور ایک کولڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے. 3 سپٹمبر سے کولڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے. آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں یہ زیادہ کھل کر جب آپ کو نظر آئے گا. یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, ہم نے راز رگا کرنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.